बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 हम स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। काफ़ी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, बल्कि ऑलमोस्ट इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया। बस अब हमने थोड़ा सा एक आखिरी टॉपिक है लोकोमोशन, उसको हमने डिस्कस करना है। सो इस चैप्टर को अगर हम एक थॉरोली रिवाइज करें तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले देखा सपोर्ट और मूवमेंट क्या होता है। और फिर मैंने आपको हमने जो है प्लांट्स में सपोर्ट देखा कि प्लांट्स जो है वो सपोर्ट कैसे करते हैं। जी, दो तरीके होते हैं प्लांट्स में सपोर्ट करने के। या तो उनके जो टिश्यूज होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, वो टर्जिडिटी इख्तियार करके अपने अपने प्लांट की बॉडी को सपोर्ट देते हैं। या फिर उनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सारे पौधों में नहीं होता। ये सेकेंडरी ग्रोथ आपको गैम्नोस्पर्म्स में मिलेगा, और जो डायकोटिलीडन्स होते हैं सिर्फ उनमें मिलता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के जरिए भी प्लांट बॉडी अपने स्टेम को बहुत ज्यादा हार्ड कर लेता है, और प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट मिल जाता है। प्लांट के सपोर्ट के बाद हमने जो है वो प्लांट में मूवमेंट पढ़ी, और हमने देखा कि प्लांट में कई तरह की मूवमेंट होती है। सबसे पहले हमारे पास दो टाइप होती है मूवमेंट की, ऑटोनोमिक और पैराटोनिक। अगर इंटरनल स्टिमुलस होता है तो ऑटोनोमिक मूवमेंट होती है, और अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है तो पैराटोनिक मूवमेंट होती है। फिर ऑटोनॉमिक मूवमेंट में हमारे पास जो है एक एक टाइप थी टर्गर मूवमेंट, एक टाइप थी हमारे पास जो है वो न्यूटेशन, सॉरी नास्टिक, जिसमें न्यूटेशन भी होती है, नास्टिक, ठीक है। और नहीं, ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट थी। इसमें ये दो टाइप मैंने आपको बताई, न्यूटेशन और नास्टिक। फिर हमने बात करी पैराटोनिक मूवमेंट की, यानी वो मूवमेंट जिसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है। तो ये हमने दो पढ़ी थी, एक होती है ट्रॉपिक मूवमेंट और एक होती है नास्टिक। ट्रॉपिक और नास्टिक में क्या फर्क है और इनकी फर्दर जो टाइप्स थी वो भी हमने डिस्कस करी, काफी टाइप्स थी। फिर प्लांट की मूवमेंट के बाद हमने जो है एनिमल में एनिमल को हमने स्टार्ट किया। एनिमल में हमने सबसे पहले सपोर्ट की बात करी। तो हमने देखा कि एनिमल में सपोर्ट के लिए एक हार्ड रिज स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको आप कहते हो स्केलेटन। तीन तरह का स्केलेटन हो सकता है जी, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन या हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तीनों में क्या फर्क होता है जी, एक्सो बाहर पाया जाता है, एंडो अंदर पाया जाता है। और अगर फ्लूइड के जरिए बॉडी जो है वो सपोर्ट हासिल कर रही होती है तो उसको आप हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। फिर हमने ह्यूमन स्केलेटन शुरू किया। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर हमने जो है सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन को स्टडी किया जी, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी हड्डियां मौजूद होती हैं, क्या नाम है जी हड्डियों के, और क्या उनकी क्वांटिटी होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो एंडोस्केलेटन होता है वो दो तरह के स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। एक को हम कहते हैं बोन्स और एक को हम कहते हैं कार्टिलेजिस। बोन्स और कार्टिलेजिस में क्या फर्क होता है जी, एक हार्ड होती है, एक तरह सॉफ्ट इलास्टिक होती है। तो क्यों होता है इनका फर्क, हमने देखा जी क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं इनके अंदर। फिर उसके बाद हमने ज्वाइंट्स की बात करी। दो हड्डियों के दरमियान जो रीजन होता है उसको आप ज्वाइंट्स कहते हैं। ये मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, मूवेबल ज्वाइंट्स भी हो सकते हैं, पार्शियल मूवेबल ज्वाइंट्स भी हो सकते हैं, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स भी हो सकते हैं। और फिर फ्रीली के अंदर जो है हमने देखा कि हिंज ज्वाइंट भी होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट भी होता है, पाइवोट ज्वाइंट भी होता है, ग्लाइडिंग स्लाइडिंग ज्वाइंट भी होता है। ज्वाइंट्स की टाइप के बाद हमने जो है नेक्स्ट जो चीज डिस्कस करी थी वो थी जी कुछ डिसऑर्डर्स थे हमारे पास। कुछ तो नहीं कहेंगे बल्कि काफी डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किए थे। हार्मोनल डिफिशिएंसी वाले डिसऑर्डर्स भी डिस्कस किए थे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हमने डिस्कस किए थे, और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी वाले डिसऑर्डर्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो काफी डिसऑर्डर्स हमने पढ़े थे स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड। उसके बाद हमने मूवमेंट पढ़ना शुरू किया, एनिमल्स का मूवमेंट। तो हमने मूवमेंट के बारे में बात की कि मूवमेंट जो है वो खास किस्म के टिश्यूज से होती है जिनको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। लिविंग ऑर्गेन यानी कि एनिमल्स में, ह्यूमंस में तीन तरह का मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं हमने इनको कंपैरिजन की सूरत में पढ़ा कि तीनों में क्या क्या फर्क होता है। फिर हमने स्केलेटन मसल से लिए क्योंकि सबसे ज्यादा मूवमेंट हमारे इसी स्केलेटन मसल्स में होती है, और हमने देखा कि स्केलेटन मसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देखा, अल्ट्रा फाइन स्ट्रक्चर देखा जी कि स्केलेटन मसल्स के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्केलेटन मसल फाइबर्स। पहले स्केलेटन मसल फाइबर का स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद हमने जो उसमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं मायोफिलामेंट्स, उनका स्ट्रक्चर देखा। और हमने देखा उनके अंदर दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक थिक फिलामेंट होता है, एक थिन फिलामेंट होता है, एक्टिन मायोसिन वाले। स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हमने देखा कि हमारे ये जो स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं इनमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन। तो इसका एक बकायदा मॉडल होता है जी जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। उस पूरे मॉडल को हमने ग्रेटली डिस्कस किया था।
यहां तक हमने पढ़ चुके हैं जी। अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ रहा है जी, लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? इस चैप्टर में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मूवमेंट और लोकोमोशन में फर्क होता है। मूवमेंट कहते हैं जी अगर आपका बॉडी पार्ट मूव करता है, यानी कि पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, सिर्फ एक बॉडी का पार्ट मूव करता है। जैसे आप अपनी जबान हिलाते हैं, अपनी आंखों की आई लैशेस को मूव करते हैं, अपने हाथों को हिलाएं, अपने पैरों को हिलाएं, तो ये मूवमेंट होती है, क्योंकि इनमें बॉडी के पार्ट्स मूव कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पर नहीं जा रहा। और लोकोमोशन क्या होती है जी? जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपनी लोकेशन को चेंज करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, इसको आप लोकोमोशन कहते हैं। तो फर्क है। तो सपोज करें जी, ये मेरे पास एक इंसान है जी, और ये ए पॉइंट पर खड़ा हुआ है। अगर हम देखते हैं कि जी इसने अपने हाथ को फोल्ड कर दिया, ठीक है जी, या अपने पैरों को सीधा कर दिया, ये मूवमेंट है। अपने पार्ट्स को हिला रहा है, बॉडी के पार्ट्स को हिला रहा है, तो ये तो मूवमेंट हो जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जी ये ट्रेवल करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह आ गया, और अब ये ए पॉइंट के बजाय बी पॉइंट पर खड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, तो ये जरा फर्क होता है। डिक्शनरी में अगर आप इंग्लिश के अंदर देखेंगे तो लोकोमोशन और मूवमेंट का एक ही मायने होते हैं, हरकत करना। लेकिन बायोलॉजी में इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। मूवमेंट से मुराद है बॉडी के पार्ट्स को हिलाना, change in the position of the body part is called movement, and change in location of an organism is called locomotion. अब लोकोमोशन के पीछे भी जो है स्टिमुलस ही होते हैं जी। हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में कि मूवमेंट जो है हमारी बॉडी में इरिटेबिलिटी क्रिएट करते हैं, और फिर इस इरिटेबिलिटी की वजह से हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स देती है जो कि उस इरिटेबिलिटी को कम कर रही होती है, और उन्हीं रिस्पॉन्सेज को हम ये मूवमेंट और लोकोमोशन कह रहे होते हैं। ठीक है ना, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ स्टार्टिंग में, बिल्कुल इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर था, कि आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे स्टिमुलस पैदा होते हैं जो आपकी बॉडी में इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ापन, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अब इस इरिटेबिलिटी की वजह से आपकी बॉडी जो है ना एक रिस्पॉन्स लेगी, और इस रिस्पॉन्स के जरिए आपकी बॉडी असल में अपनी इरिटेबिलिटी को कम कर रही है। तो दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड मूवमेंट और लोकोमोशन। मूवमेंट भी हो सकता है वो रिस्पॉन्स, लोकोमोशन भी हो सकता है। क्या फर्क है जी? अगर आपका पार्ट मूव कर रहा है तो मूवमेंट कहेंगे, ऑर्गेनिज्म ही पूरा मूव कर गया तो आप लोकोमोशन कहेंगे। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट वो तो आपको एनिमल्स में मिलेगी, प्लांट्स में भी मिलेगी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होती है, मल्टी सेलुलर में होती है, डायनामिक होती है मूवमेंट। ये आपको तकरीबन सब ऑर्गेनिजम्स में मिलती है। इवन कि आपको ये सेलुलर लेवल्स पे भी मिलेगी, आपके सेल्स के अंदर भी मूवमेंट होती है जी। सेल्स के अंदर भी मूवमेंट होती है। अब आपने देखा है सेल डिवीजन, आपने पढ़ा हुआ है, वैसे इस आगे एक चैप्टर में सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम्स मूव करते हैं जी, सेंटर से, इक्वेटोरियल रीजन से किनारों की तरफ, पोल्स की तरफ। यानी आप देखेंगे आगे कि यहाँ ये सेल है जी, ये प्लेन लाइन कहलाती है इसकी, इक्वेटोरियल लाइन। तो क्रोमोसोम्स यहाँ पर होंगे, और मूव करके ये क्रोमोसोम्स यहाँ पर चलेगा, तो पार्ट ऑफ सेल मूव हो रहा है ये, तो ये मूवमेंट ही हो जाएगी। और यहाँ पर आपको सेलुलर लेवल पर भी मूवमेंट नजर आती है। तो सेलुलर लेवल पे भी हमें मूवमेंट नजर आएगी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी हमें नजर आती है, मल्टी सेलुलर में भी नजर आती है, प्लांट्स में भी नजर आती है, एनिमल्स में भी नजर आती है। ठीक है जी, ये मूवमेंट होती है। लेकिन जो लोकोमोशन होती है ना, दे आर एक्सक्लूसिवली इन एनिमल्स। प्लांट्स में लोकोमोशन एब्सेंट होती है, प्लांट लोकोमोट नहीं करता, प्लांट अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे नहीं जाता। प्लांट्स में सिर्फ मूवमेंट मिलेगी, देयर इज नो लोकोमोशन इन प्लांट्स। जबकि एनिमल्स में, जो लोअर एनिमल्स होते हैं, उनको, उनमें आपको, यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल्स वगैरह में, तो शायद आपको लोकोमोशन मूवमेंट दोनों मिल जाए। जरूरी नहीं है कि तमाम एनिमल्स में लोकोमोशन भी हो। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो सिसाइल होते हैं। स्पंजिस होती है जी, फाइलम पॉरीफेरा में आपने पढ़ा है स्पंजिस, तो वो एक ही जगह पे अपने आप को अटैच कर लेती है। हाइड्रा होता है, वो अपनी बॉडी को अटैच कर लेता है पतरे से, तो अब वो मूव लोकोमोट नहीं करेगा, वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ मूवमेंट शो करेगा बाय द टेंटिकल्स। तो एनिमल्स के, प्लांट्स के अंदर तो लोकोमोशन है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है, उनमें तो सिर्फ आपको मूवमेंट मिलेगी। जबकि एनिमल्स में दोनों कैटेगरी होती है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट की तरह सिर्फ मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। ठीक है जी, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट की तरह सिर्फ मूवमेंट शो करेंगे, लोकोमोशन एब्सेंट होगी। जबकि ज्यादातर एनिमल्स में आपको दोनों चीजें मिलेगी, मूवमेंट भी मिलेगी और लोकोमोशन भी मिलेगी। ठीक है जी, तो लोकोमोशन इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में एक्सक्लूसिवली होती है। अब ह्यूमंस का तो हम पढ़ चुके हैं, ह्यूमंस की मूवमेंट लोकोमोशन हम पढ़ चुके हैं। हमने मूवमेंट पढ़ा था जी, कि हाथ को हिलाया था, हमने देखा था कि हमारे हाथ में अ पेयर ऑफ मसल्स होते हैं। एक पेयर होता है मसल्स का, जिसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स। क्यों कहते हैं जी उनको एंटागोनिस्टिक? क्योंकि वो एक दूसरे की अपोजिट काम करती है।
अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा मसल रिलैक्स करता है। ऐसे मसल जो एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं उनको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल। तो आपके बॉडी के किसी भी एक पार्ट को, आपकी हड्डी को मूव करने के लिए एक एंटागोनिस्टिक मसल्स का पेयर पाया जाता है। एक होगा इसमें बाइसेप, जैसे हाथ की अगर हम बात करें तो हाथ में आपके दो मसल्स होते हैं, बाइसेप ट्राइसेप, ये दोनों एक पेयर हो गया, ये एंटागोनिस्टिक मसल है। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइसेप रिलैक्स करता है, जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइसेप रिलैक्स करता है, और इस तरह जो है फिर आपके हाथ की मूवमेंट आती है। तो मूवमेंट वगैरह जो इससे आपके हाथ की मूवमेंट आती है, आपके पैर की मूवमेंट आएगी, तो पैर की मूवमेंट से आपको लोकोमोशन मिल जाएगी। तो ह्यूमंस का हम लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ चुके हैं। अब जरा हम अदर एनिमल्स की बात करेंगे कि जो हमारे दूसरे एनिमल्स हैं, कुछ यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, कुछ मल्टीसेलुलर हैं, उनमें किस तरह मूवमेंट या लोकोमोशन होती है। तो अब इनमें जो हमारे पास सबसे पहला है जी, सिलेबस ही के हिसाब से चलेंगे तो हमारे पास सबसे पहला है एमीबा। एमीबा के अंदर देखना है हमें कि एमीबा जो है वो मूवमेंट या लोकोमोशन अगर शो करता है तो कैसे शो करता है लोकोमोशन। बहरहाल जिनकी भी हम बात करें सारे लोकोमोशन शो करेंगे, लोकोमोशन का टाइटल है हमारा, तो ये लोकोमोशन शो करते हैं। बहरहाल एमीबा के बारे में देखते हैं जी कि अब एमीबा जो है वो किस तरह लोकोमोशन करता है जी। एमीबा के बारे में हम जानते हैं जी कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो तो यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, हेटरोट्रॉप होता है। इसका न्यूक्लियस वाज़ होता है, इसलिए ये यूकैरियोटिक हो गया। यूनिसेलुलर का मतलब है इसके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, और हेटरोट्रॉप का मतलब है ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसको एनवायरनमेंट से अपना फूड हासिल करना होता है। इसका फूड जो है वो छोटे छोटे प्लैंक्टॉन्स होते हैं जी, छोटे प्लांट्स हो गए या एल्गीज वगैरह हो गई या बैक्टीरिया वगैरह को खा जाता है ये अक्सर। तो एक ये यूनिसेलुलर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हुआ जी, हेटो हेटरोट्रॉपिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और ये हमें जो है ठहरे हुए स्टेगनेंट वाटर्स में मिलता है जी, जैसे कि हमारी झील होती है, पॉन्ड्स वगैरह, लेक्स जो होती हैं, उनमें ये आपको मिलता है। इसकी जो खास बात होती है वो ये है कि इट इज इरेगुलर इन शेप। इसका कोई रेगुलर शेप नहीं है जी, इसका शेप कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इरेगुलर शेप है इसका, कोई इसका पक्का फिक्स शेप नहीं है, इसका कंटिन्यूसली जो है वो शेप चेंज होता है जी। वाई? बिकॉज ऑफ सीडोफोर, बिकॉज ऑफ सीडोपोडिया, सीडोपोडिया। पोडिया कहते हैं आप लेग्स को, पैरों को पोडिया कहा जाता है, जबकि सीडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है जी। तो ये जो सीडो वर्ड है इसका मतलब होता है फॉल्स, और ये जो पोडिया मतलब होता है इसका मतलब होता है फीट। तो इसका मतलब हो गया जी झूठे पैर, नकली पैर, जाली पैर, झूठे पैर। होता क्या है जी मामला, हमने देखा ये जी एमीबा, ये एमीबा है जी, मैंने इसका एक देखें इरेगुलर सा शेप बना दिया, ठीक है ना, कोई पक्का शेप नहीं है, ये चेंज हो जाता है, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। सो ये जो आपको कुछ फिंगर की तरह के स्ट्रक्चर से नजर आ रहे हैं ना, ये देखें, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, आपको लग रहा होगा कि इसके सेल में से कुछ उंगलियां सी निकल रही है, नजर आ रहा है ना। इसका एक गोल सा सेल कंसीडर कर लो तो उसमें से आपको नजर आ रहा है जी 5 उंगलियां निकली हुई है। दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये जो उंगलियों की तरह के स्ट्रक्चर बाहर आ रहे हैं, इनको हम कह रहे होते हैं सीयूडोपोडिया। ये पैर क्यों कहला रहे हैं जी? क्योंकि इनके जरिए ये मूवमेंट करता है। ये फॉल्स क्यों कहला रहे हैं जी? क्योंकि ये बनते भी हैं, खत्म भी हो जाते हैं, परमानेंट नहीं होते ये स्ट्रक्चर, दे आर टेम्पररी स्ट्रक्चर, ये बनते भी हैं, खत्म भी हो जाते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फॉल्स फीट। तो ये जो स्यूडोपोडिया है जी, ये टेम्पररी होते हैं, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टेम्पररी होते हैं जी, बनते भी हैं, खत्म भी हो जाते हैं, तो इसलिए इनको आप फॉल्स कह रहे होते हो। और इन सीडोपोडिया की मदद से ये दो काम करता है जी। एक तो ये लोकोमोशन करता है जी, अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके लेके जाएगा, और दूसरा ये फूड कैप्चर भी करता है, जिसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है जी कि अगर मेम्ब्रेन के पास कोई मॉलिक्यूल होता है तो मेम्ब्रेन उसको फोल्ड करके अंदर ले आती है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो ये इसी तरह का कुछ प्रोसेस भी कर सकता है जी सीडोपोडिया, और जिसकी वजह से अपने फूड को अंदर ले आता है। तो ये सीडोपोडिया की वजह से, एक तो सीडोपोडिया की वजह से इसका इरेगुलर शेप हो गया, क्योंकि ये अभी 5 सीडोपोडिया बने हुए हैं, फिर इनमें से एक दो खत्म हो जाएंगे, 3 रह जाएंगे सपोज करें, तो इसका शेप चेंज हो गया। तो बिकॉज ऑफ द सीडोपोडिया फॉर्मेशन इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, एक बात। दूसरी बात ये अपने इस सीडोपोडिया की मदद से ना सिर्फ ये लोकोमोशन करता है बल्कि ये फैगोसाइटोसिस भी करता है। तो अब
जरा देखते हैं जी किस तरीके से ये लोकोमोशन और फेगोसाइटोसिस करता है बाय सीडोपोडिया। तो सपोज करें जी ये एक मेरे पास एक सिंपल सा एमेबल ले लेता हूं मैं। पीछे से मैंने कोई सीडोपोडिया नहीं बना रहा, बस मैंने आगे बना दिया। ठीक है जी, दो आगे की तरफ सीडोपोडिया बना दिए, एक ये रहा और एक ये रहा। एंड लेट सपोज कि ये इसका जी प्रे है जी, एक छोटा सा बैक्टीरिया है या एक छोटा सा यूनिसेलुलर एल्गी है जी, एमीबा ने इसने खाना है, एमीबा इसको खाएगा। तो अब एमीबा क्या करेगा जी, अपने इन सीडोपोडिया को एक्सटेंड करके इस फूड पार्टिकल को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, ऐसे। अब क्या होगा जी, ये जो एमीबा है ना, इसके सीडोपोडिया थोड़े से देखें आप एक्सटेंड हो गए और अब फूड पार्टिकल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कैच हो रहा है। ठीक है ना, जैसे आपके पास आपके सामने एक चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है, आप अपने दोनों हाथों को जो है पीछे की तरफ से ना, चिप्स के पीछे की तरफ से घुमा के लाते हैं और ज्वाइन करके ना उसको अंदर कर लेते हैं ऐसे। तो अब ये क्या करेगा जी, ये अपने सीडोपोडिया को एक्सटेंड करेगा जी और अपने ये जो फूड पार्टिकल है ये उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है। एक टाइम आएगा जी कि इसके जो दोनों सीडोपोडिया हैं वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, ये कनेक्ट हो गए जी। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो है ये मेम्ब्रेन कट जाती है, ये मेम्ब्रेन इंफ्यूज हो जाती है और ये आपका जो है वो देखें जी, फूड, ये दोनों मेम्ब्रेन जो है ना, ये मेम्ब्रेन यहाँ से टूटी, ये हिस्सा जुड़ गया आपस में और ये हिस्सा आपस में जुड़ गया और ये फूड वैक्यूल बन गया, ये अंदर ट्रैप हो गया जी फूड, और इसको हम कहते हैं ये फूड वैक्यूल तैयार हो गया, फूड वैक्यूल। तो ऐसे ये सीडोपोडिया की मदद से अपने फूड को ट्रैप करता है, अपनी बॉडी के अंदर लाता है। मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है वो उस फूड के अराउंड वेसिकल की सूरत में बन जाता है, तो ये फूड वैक्यूल हो जाता है। आपने फर्स्ट ईयर में इस प्रोसेस को पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होती है कि जी अगर मेम्ब्रेन के बाहर कोई मॉलिक्यूल मौजूद होता है तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाता है और मेम्ब्रेन का कुछ पोर्शन उस मॉलिक्यूल के गिर्द लपेट जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये फैगोसाइटोसिस हुआ है ना, एक बाहर मॉलिक्यूल था, सेल के अंदर भी आ गया और मेम्ब्रेन का कुछ पोर्शन जो है वो इसके अराउंड जो है वो पैक भी हो गया। तो ये फैगोसाइटोसिस कहलाती है जी, और ये इसकी मदद से आपने देखा सीडोपोडिया की मदद से इसने फैगोसाइटोसिस किया और अपना फूड कैप्चर कर लिया। अब इस फूड को पर जो है वो लाइसोसोम एंजाइम्स डिस्चार्ज करेंगे, ये फूड मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वो फर्दर ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज होगी, एनर्जी वगैरह, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एनर्जी हासिल हो जाएगी, बाकी वही सेल वाला प्रोसेस। तो ये तो हमने फैगोसाइटोसिस देख लिया जी। अब व्हाट अबाउट द लोकोमोशन? अब लोकोमोशन किस तरीके से करता है जी, वो भी देख लेते हैं कि इन सीडोपोडिया की मदद से ये लोकोमोट कैसे करता है। सपोज करें जी कि ये मेरे पास एक एमीबा है जी, ये एक छोटा सा सिंपल सा एमीबा है, मैं न्यूक्लियस नहीं बना रहा इसका, ठीक है, वैसे ये नहीं है न्यूक्लियस नहीं बना रहा तो इसका न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही कह चुका हूँ यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन न्यूक्लियस का यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए हम उसको ड्रॉ नहीं कर रहे। अच्छा जी, अब सपोज करें जी इस एमीबा को इस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है जी, टुवर्ड्स द ईस्ट जो है वो इसको मूव करना है, तो जिस डायरेक्शन में इसको मूव करना होता है ये उस डायरेक्शन में सीडोपोडिया बनाता है। तो अब क्या होगा जी, ये हम एरो डाल देते हैं। अब इसने इस डायरेक्शन में मूव करना है तो ये क्या करेगा जी, एक सीडोपोडिया, एक बड़ा सा ना सीडोपोडिया देखें इसने बना दिया इस डायरेक्शन में। यहाँ पर इसने जिस डायरेक्शन में मूव करना है वहां एक सीडोपोडिया डिवेलप कर दिया जी, ये एक सीडोपोडिया डिवेलप हो गया। अब क्या होगा कि ये जो इसका बाकी का साइटोप्लाज्म है, ये सारा जो साइटोप्लाज्म है ये रश हो जाएगा, रश इन दिस सीडोपोडिया। ये सारा साइटोप्लाज्म इस सीडोपोडिया में पीछे से ना फ्लो होकर आगे सीडोपोडिया में भरना शुरू हो जाएगा। अब आप जानते हैं जी अगर आप एक बलून लें और उसके अंदर हवा भरें तो बलून फूलता है, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर भी आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि अब जब ये पूरा साइटोप्लाज्म फ्लो करके रश हो रहा है जी इन इनसाइड द सीडोपोडिया, तो अब कुछ ऐसा हो जाएगा जी, पीछे से सेल छोटा हो जाएगा और साइड ये जो सीडोपोडिया है ये जरा साइज में देखें बढ़ गया। ये देखें, अजीब सी डायग्राम हो गया था, वो हैंग कर गया था, मैं दोबारा बनाता हूँ। तब देखे पीछे से सेल हमारा छोटा हो गया जी एमीबा का, सही हो। और ये देखे जी सीडोपोडिया में जब जाहिर बात है साइटोप्लाज्म सारा रश इन हुआ है, ये सारा भर गया, तब सीडोपोडिया आगे हो गया। एक टाइम आएगा जी कि सारा साइटोप्लाज्म जो पीछे से निकल जाएगा जी और ये सीडोपोडिया में ही सारा साइटोप्लाज्म भर गया, तब देखे जी ये आगे मूव हो गया। ठीक है जी, ऐसे आगे मूव करता है। तो इसने जिस डायरेक्शन में मूव करनी होती है उस डायरेक्शन में ये एक सीडोपोडिया डिवेलप करता है।
फिर इसका सारा साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लो करके जो है उस सीडोपोडियम में भर जाता है। ऐसा ऐसा सीडोपोडियम फूलता जाएगा, पीछे से सेल कम हो जाएगा, और फिर एक टाइम आएगा पीछे से सारा साइटोप्लाज्म आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे आ गया, लोकोमोशन हो गई। अब ये साइटोप्लाज्म किस तरह फ्लो हो रहा होता है अंदर? आमतौर पे क्यों नहीं फ्लो हो रहा? जब सीडोपोडिया बना है तभी क्यों फ्लो हो रहा है भाई? इस वक्त क्यों नहीं फ्लो हो रहा जी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में? या सिर्फ इसी पर्टिकुलर सीडोपोडिया की डायरेक्शन में क्यों साइटोप्लाज्म शिफ्ट हो रहा है जी, बाकी किसी डायरेक्शन में क्यों शिफ्ट नहीं हो रहा? ये चीज एक्सप्लेन करती है जी एक थ्योरी जिसको हम कहते हैं सोल जेल थ्योरी। इस एक थ्योरी की मदद से ये चीज एक्सप्लेन की जाती है कि ये सीडोपोडिया फॉर्म कैसे होते हैं, और ये सीडोपोडिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म शिफ्ट हो रहा है इसके पीछे की लॉजिक क्या है। तो जरा सोल जेल थ्योरी की बात कर लेते हैं जी। अब इस थ्योरी के मुताबिक ये जो आपका एमीबा होता है ना, इट इज डिवाइडेड, काफी डिवाइडेड है जी। ये हमारे पास एक एमीबा ले लिया अगेन हमने, काफी इरेगुलर शेप का ही ले लिया जी इस बार भी हमने। तो अगर हम एमीबा को देखें तो ये तो इसकी होती है जी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो नहीं होती है इसमें, प्रोटोजोआ है ये, तो सेल वॉल नहीं होती है जी इसकी। जो साइटोप्लाज्म को जिस मेम्ब्रेन ने पैक किया हुआ है इसको आप कहते हो सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बाद ये सारा जो होता है ये इसका अंदर का जो जेल टाइप पोर्शन मौजूद है इसको तो आप कहते हैं जी साइटोप्लाज्म, यू नो दैट। ठीक है जी। तो ये जो एमीबा की आउटर बाउंड्री या आउटर लेयर है इसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो, और इसके अंदर सारा जो जेली टाइप पोर्शन पाया जा रहा है ये साइटोप्लाज्म है। इसका साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ एमीबा इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। उसके लिए मैं इतना हिस्सा ले लेता हूँ जी, इस हिस्से को एक्सपेंड करते हैं जरा। तो अगर हम इस हिस्से को एक्सपेंड करें जी, ये मैंने इसका देखें एक्सपेंड कर दिया जी, सीडोपोडिया ही पकड़ लिया है। तो ये तो इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। ये क्या है इसकी? दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अब इसका ये जो अंदर वाला साइटोप्लाज्म है, अंदर वाला जो सारा लिक्विड पार्ट है यानी कि जेल पार्ट है, ये सारा साइटोप्लाज्म है। इसमें जो शुरू का होता है, शुरू का जो साइटोप्लाज्म बहुत ही कम सा होता है, तो छोटा सा ही रखें हम। ये आपको मेम्ब्रेन के बाद एक छोटा सा साइटोप्लाज्म का पोर्शन नजर आएगा जो कि बिल्कुल यानी कि क्लियर होता है, उसमें कोई दाने दाने नजर नहीं आते, नॉन ग्रैन्युलर टाइप का लगता है। ये वाला जो साइटोप्लाज्म का रीजन है इसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म, बाहर वाला प्लाज्म। एक्टो का मतलब होता है बाहर। और जबकि ये जो अंदर वाला होता है ना, ये अंदर वाला ये जरा ऐसे ग्रैनुलर टाइप का लग रहा होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स बड़ा डिस्चार्ज हुए हुए होते हैं, काफी राइबोसोम्स बिखरे हुए होते हैं। तो अंदर वाला जो आपको जो साइटोप्लाज्म है वो आपको जो है वो क्या है, उसको आप कहते हो एंडोप्लाज्म। दिस इज एंडोप्लाज्म। ठीक है जी। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। जो आउटर साइटोप्लाज्म होता है वो क्रिस्टल क्लियर होता है जी, उसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते, और उसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। और ये बिल्कुल एक्टोप्लाज्म जो है ना, ये बिल्कुल समझ लो सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है जी, बल्कि यूं कह लो आप कि सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा मोटा कर दिया। जबकि अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैन्युलर टाइप का दिख रहा होता है, और उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। उसके बाद ये जो एंडोप्लाज्म है इसमें भी दो रीजन होते हैं। ये जो आउटर रीजन होता है, ये जो बिल्कुल एंडोप्लाज्म का किनारे वाला रीजन है ना, एक्टोप्लाज्म से मैच करता हुआ, ये वाला हिस्सा जो होता है आउटर रीजन, इस आउटर रीजन को हम कहते हैं जेल। ये जरा गाढ़ा सा होता है, सख्त होता है, गाढ़ा होता है, विस्कुअस होता है ये। विस्कुअस काफी गाढ़ा होता है निस्बतन अंदर वाले पोर्शन पे। जबकि बाकी जेल के बाद इसके अंदर का पोर्शन जो है ये सारा इंटरनल वाला, ये कहलाता है सोल। और ये जरा लेस थिक होता है जी, जरा पतला सा होता है ये। जेली टाइप ही लिख लेता हूँ मैं इसको, जेली टाइप लिख देता हूँ, यानी कि बाहर वाला ज्यादा गाढ़ा है जी, ये जरा कम है, जेली टाइप। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया कि इसके पास आउटर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा आता है जो कि नॉन ग्रैन्युलर होता है, उसको आप एक्टोप्लाज्म कहते हो। फिर उसके बाद जो एंडो बाकी सारा ग्रैन्युलर पोर्शन है वो एंडोप्लाज्म होता है। अब इसका जो एंडोप्लाज्म होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। जो आउटर एजिस की तरफ का एंडोप्लाज्म होता है, किनारों की तरफ का एंडोप्लाज्म, वो थोड़ा हार्ड गाढ़ा विस्कुअस होता है, उसको हम कहते हैं जेल। और जो निचला हिस्सा होता है यानी कि बाकी इसका बीच का हिस्सा जो है ना साइटोप्लाज्म का, वो सारा जो है वो थोड़ा जेली टाइप का पतला पतला सा होता है, उसको आप कहते हो सोल। अब होता क्या है जी, अभी जब इसको सीड ये सारा लॉक हुआ हुआ है, ये सोल जो है ना पतला पानी है जी। अब मैं सोल को कैसे रेड डॉट से शो कर देता हूँ ना इजीनेस के लिए। ये जो रेड डॉट में शो कर रहा हूँ ना आपको, समझ लो ये सोल वाला हिस्सा है, ये सारा सोल वाला हिस्सा है ये रेड। रेड डॉट यानी रेड मतलब हो गया कि ये सोल वाला पार्ट हो गया जी एंडोप्लाज्म का। और जो बाहर के ग्रीन डॉट्स है ना वो जेल पार्ट है।
असल में इसने पूरे आपके साइटोप्लाज्म के ना इस सीडोपोडिया का स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है। एक्टोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन इसने तो आपके साइटोप्लाज्म को बाहर निकलने से बचाया हुआ है, जबकि जेल जो है वो सोल को पैक करके रखा हुआ है। जेल गाढ़ा है, सोल पतला है, तो जेल ने समझ लो आपके सोल को पैक किया हुआ है। अब जब इसने सीडोपोडिया बनानी होती है, इसने जो सीडोपोडिया बनानी होती है, तो ये जो जेल होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है सोल के अंदर, यानी पतला हो जाता है। ठीक है जी, जब इसने सीडोपोडिया बनानी होगी तो जेल क्या होगा जी, जेल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सोल। ठीक है जी, तो अब जब जेल सोल में कन्वर्ट होगा, अब मैं जरा नीचे आ जाता हूं यहाँ पे। अब मैं जरा छोटा सा ही बनाऊंगा, इतनी बड़ी डायग्राम तो नहीं बना रहा, ना ही मैं वो एक्टोप्लाज्म दिखा रहा हूँ बस। ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गई, बस इसी के अंदर आप एक्टोप्लाज्म लगा दो। अब ये एंडोप्लाज्म है ना, अब ये सारा कैसा हो गया जी, सोल हो गया। रेड डॉट्स लगा देते हैं हम, ये रेड डॉट्स हो गया। अब कोई जेल नहीं है जी, सब कुछ सोल हो गया। ये देखें, ठीक है जी, ग्रीन डॉट्स मैंने हटा दिए। तो हुआ क्या जी, शुरू के अंदर तो इसके ग्रीन डॉट्स थे। ग्रीन डॉट्स यानी कि जो जेल पोर्शन था वो हार्ड होता है, उसने सोल को पैक करा हुआ, एक लिमिट बनाई हुई उसकी कि जी इसे इस हद तक रहना है तुम्हें। जब इसने मूवमेंट करनी होती है, सीडोपोनिया बनानी होती है, तो ये जो जेल होता है ये जेली बन जाता है, सोल बन जाता है। तो ये पूरा जो है ना एंडोप्लाज्म, इसमें कोई सोल जेल नहीं है, सिर्फ सोल ही सोल रह गए। अब ये सोल पतला पानी होता है, ये फॉरवर्ड मूव करता है जी, और ऐसे प्रेशर अप्लाई करता है आपके इस पर, एक्टोप्लाज्म और मेम्ब्रेन पर। और इस पर जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो अब ये चीरना शुरू हो जाएगी, बाहर बहना शुरू हो जाएगा, या आपका जो है वो सीडोपोडिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है जी, प्रेशर अप्लाई किया इसने और अब आपका ये सीडोपोडिया बढ़ गया, ये सारे रेड डॉट्स आ गए, यानी कि सोल आ गया। ठीक है जी, बात समझ में आई। सबसे पहले ये मामला था जी, आपके पास ये किनारों पे क्या था, जेल, और ये अंदर क्या था जी, सोल। इसकी वजह से इसका शेप मेंटेन हुआ है। जब इसने सीडोपोडिया बनानी है तो ये जेल जो है ये भी सोल बन जाएगा। ये देखे जी, ये सारा आपके पास सिर्फ क्या रह गया, देर इज ओनली सोल इन दी एंडोप्लाज्म। कोई जेल नहीं है जी एंडोप्लाज्म में, सिर्फ सोल रह गया। अब जब सोल होता है, पतला पानी होता है, पानी को आपको पता है जी, पानी फ्लो बहुत आराम से कर सकता है। तो अब ये जो सोल है जी, जेली टाइप का, ये फ्लो करता है। अब जब ये फ्लो करेगा तो ये आपके इस जो सेल मेम्ब्रेन होती है इस पर ऐसे आउटवर्ड प्रेशर अप्लाई करेगा, ऐसे बाहर की तरफ। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इलास्टिक नेचर की होती है, तो ये चीड़ जाएगी, बाहर की तरफ मूव हो गई, सीडोपोडिया बन गया। अब ये सीडोपोडिया जब बन गया, अब इसका शेप मेंटेन करना है तो वापस कन्वर्जन होगा जी, सोल जो है ना, वापस किनारे वाला जो सोल है वो वापस जेल बन जाएगा। ठीक है जी, अब ये सीडोपोडिया बन गया ना आपका ये, तो अब ये किनारे पे देखें वापस जेल आ गया, वापस ये जेल बन गया। इसने जो है वो सीडोपोडिया की पोजीशन को लॉक कर दी, और अंदर वाला वो जो है वो सोल रह गया ऐसे। ये सोल जेल बन गया जी, और अभी अंदर आपके सोल हो गया। इस थ्योरी को हम कहते हैं सोल जेल थ्योरी। तो इस तरीके से ये सीडोपोडिया बनाता है जी। उसके बाद फिर वही साइटोप्लाज्म का अंदर फ्लो होना है ना, वो भी यही होता है कि अंदर का सारा जो है वो सारा जेल होता है, वो जेल अंदर सोल होता है, सोल इसको बाहर की तरफ आता है, सारा साइटोप्लाज्म बढ़ता रहता है वगैरह। तो ये कहलाती है जी सोल जेल थ्योरी। इसके जरिए सीडोपोडिया फॉर्मेशन होती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपका जो एंडोप्लाज्म होता है उसके दो रीजन होते हैं। आउटर रीजन जो है वो गाढ़ा जेल होता है, और इनर रीजन जो होते हैं उनको हम कहते हैं सोल जेली टाइप का होता है। जब सीडोपोडिया की फॉर्मेशन होनी होती है तो ये जेल भी सोल बन जाता है, और अब एंडोप्लाज्म में सिर्फ सोल ही सोल रहता है। स्लो सोल जो है वो आउटवर्ड फ्लो करता है जी, और आपके सेल मेम्ब्रेन पर एक बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, जिससे आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाहर बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है, सीडोपोडिया बन गया। अब जब सीडोपोडिया फॉर्म हो जाता है तो ये जो जेल है ये वापस बन जाएगा, आउटर जो सोल था वो वापस जेल में कन्वर्ट हो जाता है, और अब ये सीटोपोडिया की पोजीशन लॉक हो गई। सारा अंदर का साइटोप्लाज्म पीछे से फ्लो कर आएगा, और ये जो है वो पूरा मूवमेंट कर देगा, लोकोमोशन, जो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। तो ये हो गया जी मूवमेंट, सॉरी, लोकोमोशन इन दी एमीबा। आपने देखा एमोबा किस तरीके से लोकोमोशन करता है जी। अब हम दूसरे एनिमल की तरफ, दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास यूग्लेना। ये मैंने नोट्स का ही टेक्स्ट कॉपी कर लिया जी, ताकि मुझे लिखने में टाइम जाया ना करना पड़े, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो अब हम देखते हैं जी युगलेना के अंदर लोकोमोशन कैसे होती है। युगलेना, युगलेना जो है आपने पढ़ा है जी फर्स्ट ईयर के अंदर के, एक जमाने में इसको प्रोटोजोअन कहा जाता था। है तो ये यूनिसेलुलर, और इसको एक जमाने में प्रोटोजोअन कहा जाता था, लेकिन उसके बाद जो है जो रिसेंट क्लासिफिकेशन हुई मार्गलस और शिबर्ट्स की, उसमें फिर इसको जो है वो आपने किंगडम प्रोक्टोपिस्टा में डाल दिया।
सो अगर हम इसके करेक्टर्स की बात करें, इसके अगर मैं करेक्टर्स की बात करूं तो पहली बात है ये यूनिसेलुलर होता है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है जी। इक्वेटिक होता है, पानी में पाया जाता है ये आपको। और यूकैरियोटिक होता है जी, यानी कि इसका न्यूक्लियस वाज़े तौर पे नजर आ रहा होगा आपको। और मजेदार बात यह है इट इज ऑटोट्रॉप, ये ऑटोट्रॉप होता है जी, इसके पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और ये अपना खाना जो है वो खुद तैयार कर सकता है, ऑटोट्रॉपिक है ये। तो यूनिसेलुलर, अच्छा सेल वॉल नहीं होती है इसमें, सेल वॉल एब्सेंट है। तो इस वजह से इसको जो है आपने, क्योंकि इसके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर भी होगा, एनिमल लाइक कैरेक्टर भी होगा। प्लांट की तरह इसके अंदर ऑटोट्रॉपिक वाला नेचर है, जबकि एनिमल की तरह इसके अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं है। तो इसको आपने एक टाइम तक तो एनिमल में डाला हुआ था, लेकिन बाद में आपने जो मार्गस सीवर्ट की क्लासिफिकेशन हुई उस हिसाब से ये किंगडम प्रोक्टोपिस्टा में चला गया। अब यहाँ कहाँ पर पाया जाता है ये पाया जाता है प्रोटोक्टिस्टा नाम का जो दूसरा किंगडम था उसमें पाया जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का होता है जी, ऐसा ऐसा शेप होता है इसका। इसका कोई शेप फिक्स है जी, इसका शेप जो है ना वो फिक्स है, ये उसकी तरह नहीं है अमीबा की तरह के कोई इरेगुलर शेप है, इट हैज अ फिक्स शेप। ठीक है जी, अब एक मिनट रुकते हैं जरा। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा था, इसका स्ट्रक्चर ये इसका शेप होता है जी, इसका फिक्स शेप है। और इसके यहाँ से एक इसकी जो है ना थ्रेड लाइक लंबा सा बिल्कुल धागे की तरह एक स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लैजिला। ये सिंगल की बात करेंगे एक ही होता है जी इसमें, और इसको हम कहते हैं सिंगल को फ्लैजिलम, और प्लूरल बहुत सारे फ्लैजिला की बात करो तो फ्लैजिला। ठीक है, इसमें एक होता है जी, एक होता है जी यहाँ पर एक अक्सर, यहाँ से अक्सर हमें दो नजर आ रहे होते हैं जी, एक तो ये निकल रहा है, एक ऐसा नजर आ रहा होता है, यानी वो इनकम्प्लीट सा होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं डिटेल में बनाऊं ना ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा, तो ये एक फ्लैजिला अंदर से निकल रहा है जी, ये ग्रो करके बाहर बन जाता है। जबकि दूसरा जो है वो सिर्फ थोड़ा सा ही रहता है और वो फिर बाहर नहीं निकलता, उसको हम कहते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी। ये लिखा हुआ नाम, पैराफ्लैजिलर बॉडी, ये अंदर होता है जी। फिर इसका काम लोकोमोशन नहीं होता, फिर ये जो छोटा सा टुकड़ा रहेगा ना अंदर, ये फिर फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है, लाइट की इंटेंसिटी कैच करने में हेल्प करता है। तो बहरहाल ये इसका स्ट्रक्चर है जी, इसके पास एक बिल्कुल आपने देखा इसकी बॉडी में एक धागे नुमा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको आप कहते हो फ्लैजिला। ये असल में इसके अंदर मूवमेंट का असल रीजन है, ये इसका मूवमेंट ऑर्गेनल यानी लोकोमोटरी ऑर्गेनल है इसका, ये इसकी वजह से लोकोमोशन करता है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला इज द लोकोमोटरी ऑर्गेनल ऑफ द बॉडी ऑफ यूग्लेना। उसके अलावा इसके पास कुछ ऐसे कॉन्ट्रेक्टाइल ऐसे जो है ना कुछ इसके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं इसकी पूरी बॉडी के अंदर, इसको हम कहते हैं मायोनीम्स। ऐसे कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो है। तो ये कैसे जी, ये कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं मायोनीम्स। मायोनीम्स, ठीक है जी। तो ये दो स्ट्रक्चर हैं जिसकी वजह से ये लोकोमोशन करता है, एक ये फ्लैजिला और एक ये मायोनीम्स। फ्लैजिला की मदद से ये स्विमिंग करेगा वाटर में, जबकि मायोनीम्स की मदद से ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। फ्लैजिला से मूवमेंट जो होती है उसको हम कहते हैं फ्लैजिलरी मूवमेंट, और मायोनीम्स की वजह से जो होती है उसको हम कहते हैं यूग्लिनोइड मूवमेंट। ठीक है जी। तो ये जो फ्लैजिला, ये जो है फ्लैजिलरी मूवमेंट, ये होती है जी बाय मीन्स ऑफ फ्लैजिला। और जो मायोनीम्स की वजह से मूवमेंट हम अभी देखेंगे वो कहलाती है यूग्लिनोइड मूवमेंट, ये होती है जी मायोनीम्स की मदद से। तो ये इसका स्ट्रक्चर है जी, इसके पास एक फ्लैजिला है जिसकी मदद से ये स्विमिंग करेगा, लोकोमोशन करेगा, पानी में तैरता है, और मायोनीम्स की मदद से ये अपनी डायरेक्शंस को चेंज करता है। सो मायोनीम की मूवमेंट को यूग्लिनोइड पाओगे आप, फ्लैजिलरी उसकी जो फ्लैजिला। अब होता क्या है जी, फ्लैजिला बिल्कुल जैसे आप कश्तियां चलाते हैं जी, अक्सर आपने देखा होगा, बिल्कुल कश्ती को तुम चलाते हैं जी ऐसे। अब कश्ती को हम ऐसे देख लेते हैं जी, ऊपर से देख रहे हैं हम, ये मेरे पास एक कश्ती है जी, ये मेरे पास एक कश्ती है जी, और कश्ती में हमारे पास ये एक वो होती है जी, चक्कू कहते हैं इसको आप। चक्कू मैंने गलत डायरेक्शन में लिया, ऐसे लेते हैं, ये चक्कू होता है। आपने देखा है जी कि कश्ती को वाटर में फॉरवर्ड हमें ऐसे मूव करना है, कश्ती को ऐसे लेके जाना है। तो हम क्या करते हैं जी, हम ये जो हमारा चक्कू होता है इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं, यानी बैकवर्ड मूव करते हैं। हम बैकवर्ड मूव करते हैं तो वाटर प्रेशर जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा कश्ती को, और कश्ती हमारी आगे। ठीक है ना, ये तो आपने पढ़ा है क्या नाम में, थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन। तो हमने अगर कश्ती को अपने फॉरवर्ड बनाना होता है, बढ़ाना होता है, तो हम क्या करते हैं जी, अपने जो हमारे ये जो चक्कू होता है
इसकी मदद से एक बैकवर्ड पुश पैदा करते हैं पानी के अंदर। अब जब ये बैकवर्ड पुश पैदा होगा पानी में, तो पानी जो है वो फॉरवर्ड पुश लगाएगा। वो हमारे पहले चक्कू में लगेगा, चक्कू से हमारे जिस्म में लगेगा, हमारे जिस्म से कश्ती पे, तो वो पूरी की पूरी तीनों की तीनों चीजें फॉरवर्ड मूव कर जाती है। तो ये एक्शन हो जाता है, इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं एक्शन, और इसको हम कहते हैं रिएक्शन, याद होगा आपको। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल यही चीज फॉलो कर रहा है यूग्लेना फ्लैजिलरी मूवमेंट के अंदर। ये अपने फ्लैजिला की मदद से अपने ये जो है ना, ये यूग्लेना है, ये यूग्लेना है। अब ये अपने फ्लैजिला को, ये इसका इरेक्ट फ्लैजिला है जी, ये फ्लैजिला को ऐसे मूव करेगा बैकवर्ड की तरफ। अब जब ये बैकवर्ड मूव करेगा तो ये फ्लैजिला की मदद से वाटर पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। वाटर क्या करेगा, इस फ्लैजिला पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा ऐसे, और फिर वो फ्लैजिला के साथ साथ पूरी बॉडी पर होगा, और ये पूरा यूग्लेना आपका आगे बढ़ेगा ऐसे। वही फिजिक्स वाली लॉजिकल है ये। तो ये जो फ्लैजिला की मूवमेंट होती है जी, फ्लैजिला जो है वो एक लहर की तरह जो है वो पीछे की तरफ जो है वो व्हिप करता है, और फिर पीछे की तरफ ये व्हिप करेगा तो पूरा फ्लैजिला जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लैजिलरी मूवमेंट। इसमें फ्लैजिला यूज होता है, और इससे जो है ये स्विमिंग करके आगे बढ़ता है। ठीक है जी, तो ये फ्लैजिलरी मूवमेंट हो गई है जी। उसके बाद यूग्लेनॉइड मूवमेंट की बात करें अगर हम, तो ये जो मायोनीम्स होते हैं, मैंने आपको बताया दे आर कॉन्ट्रेक्टाइल बॉडीज। ये कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जाहिर बात है अमीबा का शेप, यूग्लेना का शेप चेंज हो जाएगा। सपोज करें जी, ये मेरे पास है जी यूग्लेना, ये मेरे पास यूग्लेना है। अब ये इसके मायोनीम्स हैं। सबसे पहले एंटीरियर के मायोनीम्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जब एंटीरियर के मायोनीम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर बात है एंटीरियर के रीजन से ये सिकुड़ जाएगा ऐसे, ये एंटीरियर के सिकुड़ गए। फिर बीच वाले मायोनीम्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, ऐसे ये यानी कि एक चेन की तरह होता है। पहले ये इनकी आगे के मायोनीम्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे इसके आगे की बॉडी छोटी हो जाती है और थोड़ी सी लंबी हो जाती है। जब भी कोई चीज छोटी होगी तो लंबी होगी। जैसे अगर आप एक गुब्बारा लो, अब अगर आप इसको यहाँ से पुश करो बीच में से, तो बीच में से आपने इसको पतला कर दिया, लेकिन गुब्बारा आपका बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, तो शॉर्ट और वाइडर। तो अभी ये थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा ऐसे आगे की तरफ। तो आपने पहले फ्रंट के जो होते हैं एंटीरियर के मायोनीम्स वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर बीच वाले मायोनीम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर ये बीच में से भी आगे बढ़ जाएगा। फिर ये आखिर के पोस्टीरियर मायोनीम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से भी इसकी बॉडी जो है वो शॉर्ट और वाइडर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मायोनीम्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जिसको जिस डायरेक्शन में मूव करना होता है उस हिसाब से ये साथ साथ, अब ये दोनों मूवमेंट को अगर आप काउंटर कर लो, यानी एक तरफ ये अपने फ्लैजिला के जरिए आगे मूव भी कर रहा है, दूसरी तरफ ये अपने मायोनीम्स को कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी बॉडी के शेप को चेंज भी कर रहा है। तो इससे मूवमेंट भी हो रही होती है, और इससे ये टर्निंग भी खा रहा होता है, कर्ल्टी भी मार रहा होता है। तो ये हो जाती है जी यूग्लेनॉइड मूवमेंट। सो ये फ्लैजिला, ये यूग्लेना हो गया। हमने देखा जी यूग्लेना के बारे में थोड़ा सा टेक्स्ट देख लेते हैं, क्या हमने हर चीज कवर कर ली। यूग्लेना स्विम करता है जी विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, और इसका यूग्लेना के अंदर जो लोकोमोशन होती है वो दो तरह की मूवमेंट्स है। एक लाती है फ्लैजिलरी मूवमेंट। ये क्या है जी, ये ऐसी मूवमेंट होती है जो कि फ्लैजिला की मदद से होती है, बाय फ्लैजिला। ठीक है जी, ये फ्लैजिला इसके एंटीरियर एंड पर पाया जाता है, यानी इसके आगे की तरफ पाया जाता है जी। जब फ्लैजिला व्हिप करता है, व्हिप मतलब वही आगे से पीछे की तरफ, विप बैकवर्ड करेगा, पीछे की तरफ अगर ये विप करेगा तो ऑर्गेनिज्म कैसे मूव करेगा, फॉरवर्ड। ये वाली बात जो मैंने आपको यहाँ बताई थी कि पीछे की तरफ ये जो फ्लैजिला है विप करा, आगे की तरफ ऑर्गेनिज्म मूव हुआ। ठीक है जी। इसी तरह यूग्लेनॉइड मूवमेंट क्या है जी, मायोनीम्स की कॉन्ट्रैक्टाइल जो मायोनीम्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो शॉर्ट और वाइड हो जाती है। पहले एंटीरियर, फिर बीच का, फिर पोस्टीरियर, इस तरीके से ये जो है वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, वाइडर कर रहा है। और ये जब फ्लैजिलरी मूवमेंट के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करती है तो ये टर्निंग खाते हैं। तो अब ये देख लें जी, यूग्लेनॉइड मूवमेंट में भी लिखा हुआ है कि जी चेंज इन डायरेक्शन इज अचीव बाय द एक्टिव कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनीम्स। डायरेक्शन में अगर इसको ये यूं स्विमिंग कर रहा है जी इस तरफ, और इसको इधर फ्लो करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, तो ये मायोनीम्स वाली जो यूग्लेनॉइड मूवमेंट है इसकी वजह से करता है। ये जो मायोनीम्स होते हैं ये इसकी पूरी लेंथ ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो शेप जो है बॉडी का वो चेंज हो जाता है, और उस शेप चेंज होने की वजह से उसकी डायरेक्शन में भी फर्क आना शुरू हो जाता है। ये अभी मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वाइड और शॉर्ट हो जाते हैं। तो पहले क्या होता है जी, फर्स्ट इसका जो बॉडी जो है वो पहले शॉर्ट और वाइड होती है एट द एंटीरियर। आगे के जो मायोनीम्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे उसके आगे की बॉडी शॉर्ट और वाइड हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है जी, मिडल, और उसके बाद लेटर क्या होगा जी, पोस्टीरियर एंड। तो आगे, बीच और पीछे, यानी एक वेव की तरह। ये नहीं है कि अपने रैंडम मूव अपने मायोनीम्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
एक वेव की तरह पहले ही अपने आगे के मायोनीम्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर बीच के, फिर पीछे के। जब भी मायोनीम्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट के साथ साथ वाइड भी हो जाएगी। तो ये यूग्लेनॉइड मूवमेंट हो जाती है और इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये दो हो गए जी, एक हमने एमीबा को देखा और एक हमने जो है वो यूग्लेना को देखा। सो दो ऑर्गेनिज्म हमने देख लिए जी, एक एमीबा किस तरह लोकोमोशन कर रहा है और एक यूग्लेना किस तरह लोकोमोशन कर रहा है। और आप देख रहे हो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रहे हो। एमीबा के पास कोई लोकोमोटिव ऑर्गेनल नहीं था, बस वो सीडोपोडिया ही बना रहा था, जबकि यूग्लेना ने अपने अंदर जो एक लोकोमोटिव ऑर्गेनल बना लिया, भले से थका हुआ सा है, एक पतला सा धागे नुमा फ्लैजिला या मायोनीम्स, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी एवोल्यूशन हुई है जी यूग्लेना में। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास इन लाइन जो अब हमारे पास ऑर्गेनल है जी, वो है हमारा पैरामेशियम। चप्पल की शेप का होता है जी, ये तो आप बड़ा मशहूर है जी, देखा होगा आपने पैरामेशियम। ऐसा होता है जी, इसको हम कहते हैं फ्लैट सैंडल शेप, चप्पल शेप का होता है। ठीक है जी, ये होता है जी फ्लैजिला, ये पैरामेशियम सॉरी। ये भी अगेन यूनिसेलुलर है, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है, एक्वाटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है और पानी में पाया जाता है जी, और हेटरोट्रॉप होता है, अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकता, बाहर से हासिल करता है। तो इट इज पैरामेशियम, और इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनल फ्लैजिला नहीं है। फ्लैजिला तो एक लंबा सा धागे नुमा स्ट्रक्चर था, वो था फ्लैजिला। इसके पास फ्लैजिला ही के टाइप के, लेकिन बहुत छोटे छोटे से, पूरी बॉडी पर इसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी पूरी बॉडी पर ऐसे छोटे छोटे से फाइन थ्रेड लाइक मतलब वही फ्लैजिला की तरह ही होगा, बस ये साइज छोटा है। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं सीलिया। ठीक है जी, ये सीलिया कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड सीलिया। अगर सिंगुलर की बात करें तो सीलियम, और अगर बहुत सारों की बात करोगे तो आप सीलिया। देखा जाए तो ये वो ही है जी, बस बाल कटे में, जैसे बड़े बड़े बाल होते हैं बच्चे के और एक बाल काट दे, तो ऐसा वाला मामला है। बस फ्लैजिला एक था या दो होते कुछ ऑर्गेनिजम्स में, तीन चार कर लेंगे, लेकिन सीलिया अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पूरी बॉडी के अंदर अरेंज हुए होते हैं, पूरी बॉडी में अरेंज हुए होते हैं। ये सीलिया है, मूवमेंट इनकी बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ्लैजिलरी मूवमेंट थी, बिल्कुल वैसे ही। कि पहले जो है ये सीलिया पीछे की तरफ, ये आपको यहाँ शो हो रहा है, पहले ये जो है वो पीछे की तरफ विप करेंगे, पीछे की तरफ विप करेंगे, जिससे ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे की तरफ आ जाएगा। फिर ये आगे वापस रिकवर करेंगे, अपने सीलिया को वापस मूव करके आगे लाएंगे, और उसके बाद फिर दोबारा पीछे की तरफ, जैसे चप्पू होता है ना, कश्ती का, अगर आपको कंटिन्यूसली मूवमेंट करना है, पहले आप ये चाबुक को ऐसे पीछे लेके जाते हो और आपकी कश्ती आगे बढ़ती है, फिर आप वापस इसको रिकवर करते हैं जी, वापस आपका ये तो यहाँ आ गया ना, क्या कहते हैं इसको, डंडी जो होती है कश्ती की। अब आप इसको रिकवर करते हैं, वापस इसको हटाते हैं जी, पानी से डिस्कनेक्ट करके इसको वापस जो है इस पोजीशन पे लाते हैं जी, कहलाती है रिकवरी। फिर दोबारा आप एक ऐसा whip मारते हैं जी पीछे की तरफ, और आपकी कश्ती जो है फर्दर आगे जाती है। तो बिल्कुल यही कर रहा है जी ये, क्या नाम है, सीलिया, ये जो है पैरामेशियम। ये अपना क्या करता है जी, ये इसका जो एक सीलिया है जी, सपोज करें ये इसकी मेम्ब्रेन है और ये इसके सीलिया है। तो अब ये ऐसे इन सीलिया को पीछे की तरफ जो है वो विप करेगा। ठीक है जी, ये सीलिया जो है पीछे की तरफ ऐसे विप कर गए, पीछे हो गए। अब ऑर्गेनिज्म तो आगे बढ़ गया, अब ये क्या करेंगे जी, ऐसे घुमा के लाएंगे, ये देखिए ना घुमा के ला रहा है। ठीक है, इससे पानी का फॉरवर्ड प्रेशर नहीं पड़ता। ये वापस इसको जो है ना यहाँ ले आएंगे, ये सीलिया को यहाँ ले आएंगे, ये वापस यहाँ ले आएंगे, ये कहलाता है रिकवरी स्ट्रोक। अब सीलिया फिर दोबारा एक नई बैकवर्ड विप मारने के लिए रेडी हो गए, और फिर ये एक बैकवर्ड विप मारेंगे, पीछे विप मारेंगे, ऑर्गेनिज्म जो है वो फर्दर आगे हो जाएगा। तो ये इस तरह बिल्कुल फ्लैजिला ही की तरह का काम हो रहा है जी, ये एक बैकवर्ड विप मारते हैं जिससे ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड मूव करता है। बस फर्क ये है कि फ्लैजिला एक था बड़ा सा था, या छोटे छोटे से बहुत सारे सीलिया मौजूद है। और ये सारे सीलिया, एक बात याद रखिएगा, सारे सीलिया एक साथ नहीं होते जी, एक साथ पीछे नहीं मारते। ये नहीं है कि ये सारे जितने भी एंटीरियर और पोस्टीरियर के सीलियाज हैं ये सारे एक साथ बैकवर्ड मूव मारे, नहीं। खास रीजन है, जैसे कि खाली पहले ये वाले बैक विप पर मारेंगे, ये मारेंगे जी पीछे की तरफ मूवमेंट। अब ये इतने में रिकवर कर रहे होंगे, इतने में ये मारते हैं जी बैकवर्ड मूवमेंट। फिर जब ये रिकवर कर रहे होंगे तो ये बैकवर्ड मूवमेंट मारेंगे जी, ये इस तरह रिकवर भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह जो है वो टुकड़े बनाए हुए इन्होंने, अपने सीलिया के पोर्शंस बनाए हुए। पोर्शंस जो है वो एक खास प्रोग्रेस, यानी कि साइमल्टेनियसली एक के बाद एक जो है ये पोर्शंस जो है विप मारते हैं। पहले फ्रंट एंटीरियर पोर्शन के जो सीलिया है वो पीछे विप मारेंगे, फिर ये रिकवर हो रहे होते हैं, इतने में जो बीच वाले जो मिडल पोर्शंस के सीलिया होते हैं ये पीछे की तरफ विप मारते हैं। फिर जब ये रिकवर हो रहे होंगे तो आगे पोस्टीरियर वाले जो सीलिया है वो विप मारते हैं। इस तरह ये विप भी मारते रहते हैं, पावर स्ट्रोक कहते हो विप मारने को।
और जब ये वापस अपने आप को वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाते हैं, इसको आप कहते हो रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है जी। तो और ये सीलिया हो गया जी, ये सीलियरी मूवमेंट कहलाती है। इस तरह जो अगर सीलिया के जरिए इस तरह मूवमेंट जो मैंने आपको बताई है पैरामीशियम में जो हो रही है, दिस इज कॉल्ड सीलियरी मूवमेंट। A movement which is caused by the movement of cilia, wave-like movement of cilia, it is called ciliary movement. यहाँ साथ साथ आपको सीलिया का ये स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है इसको डायग्राम में। आप अगर आप एक सीलिया लें जी, सीलिया आपको नजर तो आ रहा होगा, बाल तरह का होता है, ये एक सीलिया है। अगर हम इसको गौर से देखें ना, ये ऐसा गोल सिलेंडर शेप होता है, ये जी एक सीलिया। बहुत ही हाई फाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम ये हमारे पास सीलिया वैसे तो एक बिल्कुल फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप इसको बहुत ही हाई फाई माइक्रोस्कोप से देखते हो तो इट्स लाइक अ सिलेंडर, सिलेंडर शेप का है जी। और इसका अगर हम ये रीजन्स देखें, ये वाला रीजन, तो ये आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट खास तरीके से हुई हुई है। ठीक है जी। ये बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनको हम फाइब्रिल्स कहते हैं। ये स्मॉल फाइब्रिल जो है ये खास अरेंजमेंट से देखिए पेयर बना हुआ होता है। एक तो पहली बात है जी, एक फाइब्रिल ये हो गया, एक फाइब्रिल ये हो गया, ऐसे पेयर बना हुआ होता है। इस तरह का पेयर बना हुआ होता है कि ये 8 लग रहा होता है। देखो आप 8 नहीं लग रहा, उल्टा सर घुमा के देखें, अगर आप 90 डिग्री एंगल से अपना सर घुमाए 8 लगेगा। इसी तरह एक स्मॉल फाइब्रिल्स का पेयर यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ऐसे पेयर होते हैं जी, और गोल दायरे में अरेंज हुए भी होते हैं ऐसे। तो पहली बात है, इनका जो सीलिया होता है उसमें लंबे लंबे स्मॉल माइक्रो फाइब्रस माइक्रो ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग पतले से थिक, थिन से पतले से लंबे लंबे, ये लंबे होंगे भाई ऐसे, ये पूरे सीलिया पे चल रहे होते हैं ये ऐसे। तो सीलिया के अंदर अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर, तो हमारे पास लंबे लंबे से लॉन्ग फाइन माइक्रो ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इनकी अरेंजमेंट बड़ी मजेदार है जी। पहली बात कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स पेयर फॉर्म में अरेंज हुआ होता है, वो पेयर जो है आपको 8 लग रहा होगा, 8 की शक्ल का पेयर बना हुआ होता है। फिर दूसरा, ये पेयर्स गोल दायरे में अरेंज हुए हुए होते हैं। देखें जी, आपको अभी इस डायग्राम में देख लें, एक पेयर ये हो गया जी, एक ये रहा माइक्रो ट्यूब्यूल, एक ये रहा, ये 8 हो गया। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। तो ऐसे पेयर जो है अरेंज हुए हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पेयर होते हैं जी, और एक बीच में पेयर है। 9 पेयर होंगे जी ऐसे आपके माइक्रोट्यूब्यूल के, 9 पेयर होते हैं जी, और आपके सर्कुलर दायरे में, ऐसे सर्कुलर दायरे में अरेंज हुए हुए होते हैं। 8 की शेप का ये आपको पेयर लग रहा है, जबकि बीच में 2 आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वो 8 का पेयर तो है, वो भी 2 है, लेकिन वो 8 की तौर पे, यानी 8 के डिजाइन में अरेंज नहीं हुए हुए होते। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं हम उनको। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है जी। इसकी वजह से आप देखें जी, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स और सपोर्ट अच्छी खासी आ जाएगी। अच्छे खासे माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, तो ये सपोर्ट तो होगी इसमें। सो दिस इज लोकोमोशन इन पैरामीशियम, दिस इज लोकोमोशन इन पैरामीशियम। अब हम टेक्स्ट को रीड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पैरामीशियम स्विम विद द हेल्प ऑफ मैनी शॉर्ट फाइन थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सीलिया। पैरामीशियम जो है वो पानी में स्विम करता है जी, कैसे? बहुत सारे, मैनी शॉर्ट, पतले पतले से थ्रेड लाइक एक्सटेंशन है जी सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई, जिनको हम कहते हैं सीलिया। और सीलिया की मदद से जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं सीलियरी मूवमेंट। अब ये कैसे होती है, मेरे पहले स्ट्रक्चर दिखाया हुआ हमने कि एक सीलियम जो है वो कंसिस्ट होता है 9 पेरिफेरल डबल फाइब्रिल्स। पेरिफेरल का मतलब होता है अगर कोई चीज गोल दायरे में अरेंज हो रही हो ना, इसको आप कहते हो पेरिफेरल। डबल मतलब वही 2 पेयर, मैंने आपको बताया ना 9 पेयर्स होते हैं जी ऐसे गोल दायरे में अरेंज हुए हुए। तो ये वही बात है, 9 प्रिफेरल डबल फाइब्रिल्स, यानी कि 9 गोल दायरे में 2 पेयर के फाइब्रिल्स जो है, जिनकी अपेयरेंस कैसे आ रही होती है जी, 8 शेप फिगर की तरह, यानी 8 की तरह आ रही होती है ऐसे, 8 की तरह। और 2 सेंट्रल में स्मॉल फाइब्रिल्स होते हैं जी, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 सेंट्रल में स्मॉल फाइब्रिल्स है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ऑल दिस फाइबर्स रन लॉन्गिट्यूडनली थ्रू द सीलियम। लंबाई में ये नहीं है कि खाली कोई नुक्ते नुक्ते से, नहीं जी, ये मैंने आपको यहाँ दिखाया है। ये पूरा फाइब्रिल ऐसे है जी, जो हम एक पेयर की बात करें, पूरा पूरे सीलिया के अंदर अक्रॉस द सीलिया लंबाई में चल रहा है वो। दे आर कवर्ड विद द एक्सटेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन, ऑल द सीलिया डू नॉट मूव साइमल्टेनियसली। ये भी बात मैंने आपको बताई। यार एक तो ये हैंग बहुत करता है कि ऑल द सीलिया डू नॉट मूव साइमल्टेनियसली, एक साथ सारे सीलिया मूव नहीं करेंगे पैरामीशियम।
ये नहीं है कि सारे के सारे जो है वो पावर स्ट्रोक मार गए, सारे के सारे रिकवरी, नहीं। अब बंच ऑफ सीलिया, सीलिया का एक बंच होगा, ग्रुप होगा, वो मूव करेगा प्रोग्रेसिव वेव लाइक मैनर एट अ टाइम। ठीक है जी। वेव स्टार्ट कैसे होगी जी? सबसे पहले एंटीरियर एंड के जो है वो मूव करेंगे, उसके बाद फिर ये जो है पीछे की तरफ वेव जाएगी, जैसे मैं आपको यहाँ बताया था। लोकोमोशन कैसे होती है जी? पहले पावर स्ट्रोक होगा, फिर इफेक्टिव स्ट्रोक या रिकवरी स्ट्रोक होता है जी। पावर स्ट्रोक जो है वो आपके बैक लेके जाएगा जी, और बॉडी जो है वो मूव करेगी फॉरवर्ड। पावर स्ट्रोक जो है वो आपके सीलिया को पीछे की तरफ मूव करता है, और बॉडी जो है वो फॉरवर्ड मूव हो जाएगी। सो ये हो गया जी पैरामेशियम। तो ये तीन ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ लिए जी, एमीबा, यूग्लेना और पैरामेशियम। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो हमारे एनिमल्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब ये तीन ही असल बड़े थे, बाकी तो जो है एक जेली फिश है, एक स्टार फिश है, एक आर्थ्रोपोड्स हैं, तो बाकी सारे छोटे छोटे हैं जी। तो उनको इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जी। और कोशिश करूंगा कि कल हम एक क्लास ले लें, अगर टाइम निकाल पाया तो मैं कल एक क्लास कंडक्ट कर लूंगा, और अगर टाइम नहीं निकल पाया तो मैं आपको कम से कम इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा।